नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत फील्ड एजुकेशन पर। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल का ये कौन सा सेट है? पुलिस कांस्टेबल का ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेट हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देख लीजिए। ये सेट नंबर 5 है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और यही क्वेश्चन आपके रिपीट भी होंगे और यही क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन है, आप इनका एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए इनसे आप कम से कम 200 क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे और यही क्वेश्चन रिपीट भी होंगे व्यापम, क्योंकि ये व्यापम की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और आप खुद समझ रहे होंगे कि ये कितने आईएमपी आपके लिए होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इनको आराम से देख रहे होंगे और पेन और पेपर ले लीजिए और मेरे साथ इनको सॉल्व कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सभी पुस्तकें कागज हैं, तो सभी पुस्तकें जो हैं, सभी पुस्तकें क्या हैं? सभी पुस्तकें कागज हैं और कुछ कागज जो हैं वह आवरण है। कुछ कागज क्या है? आवरण है। तो इसका निष्कर्ष चेक कीजिए। कोई आवरण पुस्तक नहीं है, कोई आवरण पुस्तक नहीं है। तो देखो, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और मैंने हमेशा बताया कि पॉजिटिव से बनने वाला नेगेटिव हमेशा रॉन्ग होता है। और कुछ पुस्तक आवरण है, कुछ पुस्तक आवरण है क्या? नहीं है। लेकिन ये देखो, ये दोनों गलत हैं। इसमें आइदर और का केस हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑप्शंस में देख लो यदि हो तो। ऑप्शंस में यदि नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस में यदि नहीं है तो अपन ना तो एक और ना ही दो, ये वाला ऑप्शन यहां पर सही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन में दिया गया है। सेकंड अपना क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए, मतलब इनमें से एक अलग है। तो घन आपको मालूम होगा ये अपनी 3D आकृति है, ये बाकी की क्या 2D आकृति है। तो अपना घन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको थोड़ा बता दूं, क्या करते हैं अपन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अपन स्किप करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपन करते नहीं है और जीके के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन करते ही हैं और मैथ के क्वेश्चन फिर अपन करते ही हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार अपना ये प्लान है। और जो भी मेरे साथ इस क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस कर रहा है, बाद में आप देखेंगे कि 2 आवर्स बाद आपको कितना अच्छा महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और आप खुद ही एग्जाम में देखेंगे और आप खुद ही जब मतलब किसी की तैयारी करते हैं तो आप खुद सोचते हैं कि हमको प्रीवियस ईयर पेपर मिलना चाहिए। तो मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं कि आप मेरे साथ आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यहीं की यहीं वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको 20 सेकंड का समय भी दिया करूंगा करने के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें भी विषम का संयोजन अपन को देखना है। तो इनमें से एक कोई अलग है तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये 520 है, ये 502 है, ये 520, ये 520, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, बोल रहा है कि 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने तरीके से चयनित किया जा सकता है। अब देखो, निष्कर्ष क्या निकलता है अपना कि प्रायिकता का क्वेश्चन, प्रायिकता और क्रमचय, प्रायिकता और क्रमचय का क्वेश्चन अपन ने 5 सेट किए हैं, 5 सेटों में पूछा गया है। तो ये वाले टॉपिक अपन को बहुत अच्छे से कर लेना है। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब देखो, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को अपन करते हैं। क्या बोल रहा है? आराम से पढ़ना, यदि नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने तरीके से चयनित किया जा सकता है जिससे 2 विशेष सदस्य सदैव वर्जित रहें। अब देखो, आपको इस लाइन में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, यदि आपको आता है तो सदैव वर्जित रहे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, 10 सदस्य हैं, जब उसमें से 2 वर्जित रहेंगे यानी 2 को नहीं लेना, तो टोटल कितने होंगे अपने? 8 सदस्य हो जाएंगे। अब 8 सदस्य में से अपन को चुनना है तो 8C कितने चुनना है? 5 को चुनना है तो 5 को चुन लेंगे। उसने कोई चीज शर्त दी है क्या? नहीं दी है। अच्छा, इसको अपन कैसे खोलते हैं? तो यहां पर तो लिख देंगे आप 8 फैक्टोरियल। अब यहां पर कितना लिख देंगे? इन दोनों का अंतर कितना है?
इन दोनों का अंतर कितना है 3 फैक्टोरियल, और एक बार क्या लिख देंगे 5 फैक्टोरियल, क्या लिख देंगे 5 फैक्टोरियल। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, मैं आपको बताऊं, ये एट एन सी आर बराबर फॉर्मूला होगा तो क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और एक बार आर फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इतना अपना ये हो जाता है, इसलिए मैंने ये इससे इसको खोल दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की बारी आई। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बस इसको क्या करना है 8 7 6 5, ये 5 फैक्टोरियल है तो एक काम करो इसको 5 फैक्टोरियल तक ही खोल दो, तो 5 से 5 फैक्टोरियल तो अपना कट जाएगा। ये कितना 3 2, ये 3 दूनी 6 से क्या कट जाएगा 6 कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 7 7 49, 7 8 56, यानी फर्स्ट अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, फर्स्ट अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी मैंने आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। तो किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था, तो ये 1973 और 1974 में हुआ था। अच्छा, अपनी सेशन की जो खास बात है अब हम उस पर चलते हैं। तो 1973 में अब आराम से बिल्कुल समझ लीजिए हुआ क्या था। सबसे पहले बाघ दिवस की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बाघ दिवस पूछा जाता है। और तो ये कब मनाते हैं, ये 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। चलो ठीक है, इसकी बात हो गई, एक काम अपना खत्म हो गया। अब बाघ 1973 में जो बाघ प्रोजेक्ट अपना शुरू हुआ था, इसके अंतर्गत कितने टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए थे, तो 9 टाइगर रिजर्व इसके अंदर स्थापित किए गए थे। ठीक है, इनकी नाम जानने की आपको अभी जरूरत नहीं है, बाद में अपन कभी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन आप पढ़ लेना इनके नाम एक बार। ठीक है, अब बहुत ही एक आईएमपी क्वेश्चन 2018 में बाघों की गणना हुई थी। तो 2018 में बाघों की गणना हुई थी, तो 2018 में बाघों में 2014 की तुलना में यदि आपसे पूछा जाता है तो देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है, तो 33% की वृद्धि यहां पर की गई थी, यानी 33% की वृद्धि यहां पर हुई थी। अच्छा, अब 2014 में अपन बाघों की बात कर लें तो बाघ थे कितने, तो ये कितने थे 2226 इतने थे। और 2018 में बाघ कितने हो गए हैं, ये संख्या आपको याद रख लेना है, तो इतने बाघ अभी हो गए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो बस आपको यहां से कितना याद रखना है कि बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 1973 में 9 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 33% बाघों में वृद्धि हुई है। 2014 में इतने थे और 2018 में इतने थे। इतना आपको यहां से याद रखना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना था, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत का गणराज्य यानी गणतंत्र दिवस कब लागू हुआ था, 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, क्या दोस्तों आपको एक बात पता है कि ये 26 जनवरी 1950 को, यानी ये अपन ने एक डेट ये चुनी थी। यही डेट क्यों चुनी थी अपन ने, 26 जनवरी डेट क्यों चुनी थी, क्योंकि क्या हुआ था 1930 में 26 जनवरी 1930 में क्या किया था, लाहौर अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज राज्य घोषित कर दिया था। यानी इन्होंने तभी मान लिया था कि भैया हम आजाद हो गए हैं। इसलिए फिर इस दिवस को अपना 15 अगस्त को आजाद हो गया था, लेकिन फिर इस दिवस का इंतजार किया कि इसको अपन भूले ना, तो इसके लिए इस दिवस पर अपना गणतंत्र दिवस अपन ने लागू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्ट तटरक्षक अधिकारी कौन थे। तो देखो ये तो अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको तो अपन छोड़ देंगे, तो इसको तो अपन ने छोड़ दिया। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में है वह कौन है, एस नटराजन। कौन है,
एस नटराजन, एस नटराजन वह हैं। और अच्छा, ये बने कब थे? ये 1 जुलाई 2019 से ये कार्यरत हैं और अभी भी ये कार्यरत हैं। कौन है? एस नटराजन, यहाँ अपने भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं। अच्छा, यदि पहले पूछे जाता है तो पहले कौन है? तो राजेंद्र सिंह आप याद रख लेना, क्योंकि ये पहले ही बने थे। क्योंकि ये कब से चालू हुआ था? 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था, 2016 से ये थे और ये अपने सेकंड बने हैं। ठीक है, आप याद रख लेना, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इनमें से तो देखो अपन को ये क्वेश्चन तो याद नहीं रखना, लेकिन मेघालय के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं तो मेघालय की राजधानी तो क्या हो जाएगी? शिलोंग राजधानी हो जाएगी। ठीक है, मेघालय की। और यदि अपन 2020 की बात कर लें तो 2020 में ही सत्यपाल मलिक यहाँ के कौन बनी है? सत्यपाल मलिक यहाँ के कौन बनी है? राज्यपाल बने हैं। ठीक है, सत्यपाल मलिक। और यदि मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो कौन हो जाएंगे? कॉनराड संगमा। कौन है? कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इतनी जानकारी अपन को इससे मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो देखो यहाँ पर भारतीय नौसेना के प्रमुख, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, मतलब ये पूछे गए थे तो अभी भी ये पूछे जाएंगे। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख अभी हाल ही में कौन है? अभी जब 2020 चल रही है, 2020 में ये कौन है? मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। तो कौन है? करमवीर सिंह। तो कौन है? करमवीर सिंह। ठीक है, करमवीर सिंह। और देखो यहां पर अपन को क्या है? क्वेश्चंस को क्लियर करना है, तो क्यों ना अपन एक काम करें, यहां पर अपन थल सेना के भी पढ़ लें और यहां पर अपन वायुसेना के प्रमुख भी पढ़ लें। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि थल सेना के प्रमुख और वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो थल सेना के प्रमुख की बात करेंगे तो मनोज मुकुंद नरावने हैं। कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। और वायुसेना के प्रमुख की यदि बात करेंगे तो राकेश कुमार सिंह है। कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और एक पद और है, सीडीएस, इसके प्रमुख कौन है? बिपिन रावत हैं। और ये पहली बार ही बनी है, ये इसके प्रथम है, क्योंकि ये पद अभी अभी आया है। मतलब इन तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन का जो कार्य करेगा वह कौन करेगा? सीडीएस। कौन करेगा? सीडीएस। कौन करेगा? सीडीएस। ठीक है, बस इससे इतनी ही जानकारी पूछी जाएगी, इससे अधिक जानकारी यहां से आपसे नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग खालिस्तान के द्वारा अधिकृत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप आराम से बता सकते हैं कि 71% भाग पर अपना जल है। ठीक है, क्या है? जल है। बाकी का जो 29% जो भाग है उस पे क्या है? भूमि है, यानी स्थल है, और उसी पर हम निवास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, देखो फिर से ये रिपीट हो गया। अपने ये 5वां सेट है और पिछले 4 सेटों में अपन ने इस पुरस्कार की बात की है। तो ठीक है, तो जल्दी से रिपीट कर लीजिए। 1969 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और सिनेमा जगत का ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। रिपीट कीजिए जानकारी को को क्या करना है? रिपीट करना है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आपने इतना तो जान लिया। अब एक काम करें, अपन एक काम करते हैं, ये दादा साहब पुरस्कार जो है वह पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, ये अपन यहां से एक अदर जानकारी याद रख लेते हैं। तो ये देविका रानी को ये दिया गया था। किसको? देविका रानी को ये प्रथम बार दिया गया था। और मैं आपको बता चुका हूं 2018 का, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, 2018 का कब दिया गया है? 2019 में, जो कि दिया गया है बिग बी को, अपने यानी अमिताभ बच्चन को। ठीक है, और 2019 का जो कि दिया गया है 2020 में, देखो याद रख लेना, 2019 का जो कि दिया गया है 2020 में, वह किसको दिया है? ऋतिक रोशन को। वह किसको दिया है? ऋतिक रोशन को। उनकी मूवी है कौन सी? सुपर 30 के लिए इनको दिया गया है। इतनी जानकारी आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो आपको मालूम होगा जो बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता कोई भी कुछ भी बोल देता है भाई, किसके है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। और इसी के अंतर्गत आपको और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिलती हैं? आपको बोलने की स्वतंत्रता के अलावा सभा करने की स्वतंत्रता, कौन सी? सभा करने की स्वतंत्रता, और इसके अलावा आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता, और इसके अलावा भैया अपन कहीं आ जा सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। और इसके अलावा देखो आपको मालूम तो होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा निवास की स्वतंत्रता की भैया आप इस रह सकते हैं आप भारत में कहीं भी। और इसके अलावा व्यापार की स्वतंत्रता की, आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की ये स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई हैं। अच्छा, इनकी बात कर लें क्या, ये ऊपर वाले अनुच्छेद की? तो देखो ये अनुच्छेद है गिरफ्तारी से संबंधित, ठीक है। और इस अनुच्छेद की बात करें तो अपराध से संबंधित ये है, अपराध से संबंधित जब दोष सिद्ध हो जाता है तो उसमें इनको थोड़ा बहुत संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 20 है। और 21 की बात कर लें तो इसमें जो उसके प्राण है, प्राण और दैहिक, जो भाषा वहां पर लिखी है वही आपको बता रहा हूं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यहां पर मिलती है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो इतना आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? मतलब ये पूछ रहा है कि हाईकोर्ट मध्य प्रदेश कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो देखो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, ये तो हो जाएगा जबलपुर। लेकिन 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 अब मैं आपसे यदि ये पूछ लूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना तो हुई थी 1956 के तहत, 1956 के तहत, ठीक है। देखो लेकिन जब 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, अब 1956 के तहत तो पहले भी तो कहीं हाई कोर्ट होगा, तो पहले भी तो अपना कहीं उच्च न्यायालय होगा। इससे पहले ये कहाँ था? तो इससे पहले ये था नागपुर। बस इतना याद रख लेना कि पहले ये नागपुर में था, लेकिन 1956 के तहत इसको कहाँ पर? जबलपुर में इसको स्थापित कर दिया था। आया? उम्मीद करता हूं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझिए आ गया होगा। अच्छा, और इस पर ज्यादा वर्डन ना हो, मतलब ज्यादा इस पर बोझ ना हो, इसके लिए इसकी 2 खंडपीठ भी बनाई गई हैं, 2 खंडपीठ भी बनाई गई हैं। तो वह कहां पर बनाई गई हैं? एक तो अपनी हो जाएगी इंदौर में, और एक कहां पर हो जाएगी? जल्दी से बता दीजिए जी। बिल्कुल, ग्वालियर में, ठीक है। एक हो जाएगी इंदौर में और एक हो जाएगी ग्वालियर में। तो नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से। और हाँ, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के ग्वालियर का नाम, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो प्रमुख हैं, उच्च न्यायालय के प्रमुख, ठीक है, उनका नाम बता दीजिए मुझे। क्या है? मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में ही बताया है। अजय मित्तल के स्थान पर उनका, अजय मित्तल तो नहीं है, अजय मित्तल के स्थान पर वो आए हैं, ठीक है। उनका मुझे नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पगारा बांध इस जगह में स्थित है। तो देखो भैया, पगारा बांध ये पूछा गया है क्योंकि ये लगभग 2017 के आसपास इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, 2017 के आसपास। तो मैं आपको बता दूं जो पगारा बांध है वह, यदि आप देखते हैं तो मोस्टली ये सागर जिले में आता है। कौन से जिले में? सागर जिले में आता है। और सागर जिले में ये प्रख्यात है बंडा नगर के नाम से, बंडा नगर के सागर जिले में। और ये इसका कुछ इलाका मुरैना में भी मिलता है। तो इसका आंसर देखो, अब यहाँ पर सागर तो है नहीं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुरैना हो जाएगा। यदि इसकी नदी की बात कर लें तो ये कौन सी नदी पर ये स्थित है? तो ये आसन नदी पर स्थित है, आसन नदी पर स्थित है। भैया अब मैं इतनी इससे कैसे बोल पा रहा हूं, ये किसी आपको बुक में अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, बुक में तो आपको है ही नहीं है। तो मैं इतने उससे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भैया ये पगरा जो डैम है सागर में है, इस पर है एक जलप्रपात। इस पर क्या है? एक जलप्रपात, जलप्रपात है जो कि बहुत ही शानदार जलप्रपात है, मैंने उसको देखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये कौन से जिले में है? ये सागर जिले में स्थित है, बंडा नगर में स्थित है, आसन नदी पर स्थित है। और इसका कुछ भाग मुरैना के आसपास भी मिलता है। अच्छा, और ये प्रमुख रूप से किस लिए बनाया गया है? ये सिंचाई के लिए। ये सबसे बड़ा, आप ये सोच लीजिए, सबसे बड़ा भूभाग ये सबसे बड़ा भूभाग ये कवर कर देता है उस क्षेत्र का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
केंद्र सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको मालूम होगा कि जो अपने पीएम रहते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? अपने राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बस एक बात पता होना चाहिए कि किसमें अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और इनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। आपको ये आसानी से याद होना चाहिए। और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह बैंकों का भी बैंक, इसको पितामह समझ लीजिए कि ये पितामह, ये भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि 1935 में इसकी स्थापना तो हुई थी, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी, तो आपको बताना है वहां पर 1934 एक्ट के तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इतनी जानकारी आपको इससे याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है NH-47A, जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई क्या है? देखो, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो जो सबसे छोटा है वह कहां से? कोच्चि से एर्नाकुलम को जोड़ता है। किससे? कोच्चि से एर्नाकुलम को। कोच्चि से एर्नाकुलम अपन ने ये पढ़ा है, लेकिन इसने तो ये बोल दिया कि कुंडनूर। अब अपन को ये तो मालूम नहीं है कुंडनूर कहाँ है। ठीक है, कुंडनूर से इनका कुछ होगा, ये कुंडनूर कोच्चि में कुछ होगा। कुंडनूर से ये एर्नाकुलम में एक स्थान है, क्या बिलिंगडन, क्या नाम है, इधर पे लिख देता हूं, आप खुद पढ़ लेना ये। ठीक है, तो इसकी अपन लंबाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई तो कितनी है? 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, NH जो अपना है NH-47 है, ये तो हो गया छोटा। लेकिन यहाँ पर अपन बड़े की बात भी कर लेते हैं। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा अपना? NH-44 हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3806 इसकी ये लंबाई है। ठीक है, ये किलोमीटर में दी गई ये लंबाई। ठीक है, और ये कश्मीर से जो पिक्चर है ना, पिक्चर में बोलता है कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये भैया वो ही है, कश्मीर से कन्याकुमारी। ठीक है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं? तो इसको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको अपन को याद नहीं रखना है, इसको अपन को छोड़ देना है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में किसको मिला था, मैं आपको वो बता देता हूं। 2018 में ये मिला था अमिताभ बच्चन नहीं है, अमिताभ घोष के लिए। ठीक है, अमिताभ घोष के लिए मिला था। और ये किसके लिए? अंग्रेजी साहित्य, ये अंग्रेजी साहित्य के हैं, इनको मिला था। किस? इनके अंग्रेजी साहित्य के लिए इनको मिला था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको यहां से याद रखना है कि भैया किसको मिला था, ये इनको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब सिक्कों के तीसरे गुरु देखो, यहां पर सिक्कों के तीसरे गुरु पहले पूछते हैं, 10वें पूछते हैं, लेकिन यहां पर तीसरे पूछे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने तीसरे पूछे, मतलब कुछ तो यहाँ पर इनकी खास बात है, इसलिए इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो क्या आंसर है सिक्कों के तीसरे गुरु? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो गुरु अमरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो इनका राइट आंसर। अच्छा, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और एक और महत्वपूर्ण है, और इन्होंने क्या किया था? और इन्होंने
जो एक इनकी प्रथा है लवन प्रथा, उसको इन्होंने चलाया था। अच्छा ये है क्या लवन प्रथा, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि शादी के टाइम पर जब शादी होती है तो एक केसरिया, ठीक है, केसरिया रंग की पगड़ी को क्या करते हैं, केसरिया रंग की पगड़ी को दूल्हे के उस पर बांध देते हैं, ठीक है, दूल्हे के उस पर बांध देते हैं। और एक छुड्डा जो रहता है वह कौन, दुल्हन एक छुड्डा पकड़ लेती है उसका, और इन फिर कितने 4 फेरे इनके करवाते हैं। तो फिर जो यही जो प्रथा होती है वह कौन सी, लवन प्रथा होती है, ठीक है। अपने में 7 होते हैं लेकिन इनके में कितने, ये 4 फेरे कराने का यहाँ पर प्रावधान है। अब जो भी हो मैंने आपको बता दिया। तो ये किससे संबंधित है, ये शादी ब्याह से संबंधित है, बस आप इतना याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। तो उदयगिरी की गुफाएं भैया कहां पर स्थित हैं, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। और क्या आप घूमकर आए हैं, मैं तो यहां पर 1-2 बार घूमकर आया हूं, ठीक है। अच्छा, उदयगिरी की गुफाओं से आपको 2 पॉइंट यहां पर मेजर पॉइंट आपको याद रख लेना है, क्या कि ये सबसे पहले तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उदयगिरी की गुफाएं कौन से काल से संबंधित हैं, तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देती है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये जानकारी देती हैं। मतलब यहाँ पर जो शिलालेख मिले हैं वह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिखवाए गए हैं। तो ये इतना आपको मालूम होना चाहिए। और ये कौन से जैन धर्म है उससे संबंधित ये गुफाएं हैं, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट इसके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। तो भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था, 1951 में किया गया था भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन। और ये कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में ये किया गया था। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में ये किया गया था। अब आपके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा जग रही होगी, ठीक है, कि अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है वह कौन सा हुआ है। तो वह भैया 18वां हुआ था। वह कहां पर हुआ था, जकार्ता में हुआ था। बस आपको इतना ही याद रखना है, 18वां कहां पर हुआ था, जकार्ता में हुआ था। अब जो नेक्स्ट होगा हर 4 साल में होता है, वह ये 2018 में 18वां हुआ था। और 2022 में जो होगा वह होगा 19वां। और वह 19 का कहां पर होगा, चीन का एक शहर है हांगसू, वहां पर ये होगा। कब होगा, 2022 में ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम किस दिन मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, 1 मई इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1988 से मनाया जाता है। कब से, 1988 में। थोड़ा हुआ क्या था मैं आपको वो बता दूं कि इस दिन यानी 1 मई 1988 में अमेरिका में कुछ मजदूरों ने 8 घंटे कार्य किया था। 8 घंटे कार्य किया था। तो 8 घंटे कार्य करके उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया था। तो 1 मई को तब से ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। यानी उन्होंने क्या की थी, हड़ताल की थी, उन्होंने पेंशन की मांग की थी, और जो भी कुछ थे बहुत सारे उन्होंने मांग की थी कि ऐसा ऐसा और इतने से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते, ठीक है। नहीं तो पता चला पूरी रात काम करा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, या फिर मात्र राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या फिर मात्र लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा, तो देखो राष्ट्रपति द्वारा तो नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। मात्र ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कौन सा है, होता कैसे है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये आपको याद रखना है, कौन से, अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव इनका होता है। और देश का सेकंड पद होता है राष्ट्रपति, देश का सेकंड पद होता है। पहले होता है फर्स्ट पद तो होता है अपना राष्ट्रपति, और सेकंड पे होता है अपना सर्वोच्च नागरिक की बात करें तो कौन होता है, अपना उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अच्छा,
और दोनों सदनों में इसका चुनाव होता है। इनका चुनाव होता है, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, और राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और जो मोदी मैं बोल रहा हूं, जो पीएम का चुनाव होता है वह कौन सी पद्धति से होता है? वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसमें जिसमें मतलब देखो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या है? जिसमें जनता भाग ले वो कौन सा है? प्रत्यक्ष। जिसमें ना ले वो कौन सा है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, अब एक काम करती हैं, उन जिलों की बात कर लेते हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो जिलों की बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा भले ही टाइम लग जाएगा, लेकिन अपन को अच्छे से इसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, देखो अब रतलाम सबसे पहला कौन सा है? रतलाम सबसे पहले लाइन से चलिए, आप लाइन से चलेंगे तो रतलाम, फिर उज्जैन, फिर आगरा, फिर शाजापुर, फिर क्या हो जाएगा? शाजापुर, और फिर राजगढ़, फिर हो जाएगा अपना सीहोर, फिर विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी तथा उमरिया एवं शहडोल, ये मेजर राज्य है। लेकिन अपन यहां पर देख लेते हैं। देखो थोड़ा देखना, देखो इंदौर से होकर गुजरती है क्या? देखो भोपाल से होकर गुजरती है, जबलपुर से होकर गुजरती है, उज्जैन मैंने बता दिया, रतलाम मैंने बता दिया, यानी यहां से होकर गुजरती है, और राजगढ़ मैंने अभी बता दिया। तो इंदौर और बालाघाट इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, तो ये तो आप याद कर लेना। ठीक है, जैसे भी आप ट्रिक वगैरह जिससे भी आप याद कर सको तो याद कर लेना। अब पेन और पेपर जल्दी से ले लीजिए और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व, और जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या लग रहा है इसमें, क्या नहीं लग रहा है। तो देखो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, आपको मैं देता हूं 10 से 15 सेकंड का समय। तो यदि आपने इसको किया होगा तो बहुत ही इजी है। आपने यहां पर देख लिया होगा, यहां पर अपने कितने प्लस हुए हैं? 2, और यहां पर कितने प्लस हुए हैं? 4, और यहां पर यदि बात कर लें तो कितने प्लस हुए हैं? +6। तो यहां पर कितने प्लस होना चाहिए? +8। तो यहां पर प्लस कितने होना चाहिए? +10। आप इसमें जैसे ही 10 प्लस करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 33। 33 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे क्या चल रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल देखते से ही हो जाएगा। 2, 3, 5, 7 और 11 अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है, तो 11 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी 2, 3, 6, 11, 18 इसमें क्या क्रम चल रहा है? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताएं। देखो इसमें अपना जुड़ रहा है 1, इसमें जुड़ रहा है 3। ठीक है, इसमें जब अपना 3 जुड़ गया तो इसमें जुड़ रहा है भैया 5, और इसमें कितना जुड़ रहा है? इसमें जुड़ रहा है 7। देखो अभाज्य, अब देखो यदि अभाज्य जुड़ती तो इसमें 1 नहीं जुड़ता, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो अब इसमें कितना जुड़ जाएगा? प्लस जुड़ जाएगा, यानी विषम जुड़ रही है तो क्या जुड़ जाएगा? 9, और जब इसमें 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा अपना? 27। 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इजी क्वेश्चन है। देखो कुछ सोफा कुर्सियां हैं, कुछ जो सोफा हैं वह क्या है? कुर्सियां हैं, वह क्या है? कुर्सियां हैं। और कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां जो हैं वह क्या है? मेज हैं। अब इसका कुछ कुर्सियां मेज नहीं है पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है भैया, पॉजिटिव से बनने वाला हो जाएगा गलत, नेगेटिव गलत हो जाएगा। और कुछ मेज सोफा हैं, कुछ मेज सोफा है क्या? कुछ मेज सोफा है क्या? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। तो सभी स्कूटर वाहन हैं, सभी स्कूटर किसमें अपन ले लेंगे? स्कूटर शॉर्ट में लिख लो। सभी स्कूटर क्या हैं? सभी स्कूटर किसमें आ जाएंगे? वाहन में आ जाएंगे। सभी स्कूटर क्या हैं? वाहन है। और कुछ कार वाहन है, कुछ कार, तो ऐसे ही लेना पड़ेगा। कुछ कार जो है वह वाहन है। ठीक है, तो कुछ स्कूटर वाहन है,
कुछ स्कूटर वाहन है। जल्दी से इसका बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा। कुछ स्कूटर वाहन है क्या? अब देखो, आपको मैंने एक चीज और बताई थी, यदि आपने अटेंड नहीं किया है तो देख लीजिए, कि जब भी कथन जो है वह निष्कर्ष में रिपीट हो जाए, रिपीट हो रहा है, तो वह हमेशा गलत होता है। क्या होता है? वह हमेशा गलत होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ कार स्कूटर हैं, कुछ कार स्कूटर हैं, कुछ कार स्कूटर है क्या? इन दोनों में कोई संपर्क है क्या? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ना तो एक और ना ही दो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सभी वृक्ष झाड़ी हैं, सभी वृक्ष जो हैं वह क्या है? झाड़ी में आ जाएंगे। और कुछ पौधे वृक्ष हैं, कुछ पौधे यहां पर आ जाएंगे। यहां पर यदि बनाएंगे तो कुछ पौधे कहां पर हो जाएंगे? कुछ पौधे, तो उसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। कुछ पौधे क्या हैं? वृक्ष हैं। तो यहां पर आपको पौधे बनाना पड़ेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि कुछ पौधे झाड़ी हैं, कुछ पौधे झाड़ी हैं। जब भैया अपन ने इसको इसमें बनाया तो इसमें भी आ गया, तो ये तो अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि पॉजिटिव से बनने वाला नेगेटिव तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ओनली फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक विषम चेक करना है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसमें आपने आसानी से, घोड़ा अस्तबल में रहता है, भेड़ जहां पर रहती है उसे अपन पैन कहते हैं, और पक्षी जहां पर रहता है उसे घोंसला कहते हैं, कुत्ता जहां पर रहता है उसे माद नहीं, उसे क्या कहते हैं? घर कहते हैं। कुत्ता घर में ही रहता है क्योंकि अपने साथ ही तो रहता है कुत्ता भी। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला में से एक क्रम गलत है, उसको चुनना है। तो इनमें से देखिए जल्दी क्या इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो अंतर ही देख लीजिए। 2 का अंतर है, यहां पर कितने का? 4 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है? 7 और 7 14, 8 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है? तब देखो यहां पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो यहां पर 15 दूनी 30 और 31, और फिर यहां पर 32 होना चाहिए। यानी 31 इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, और 3 और 1 4, सॉरी 32 जोड़ना है अपन को। तो यहाँ पर 31 में कितने जोड़ना है? 31 में आप 32 जोड़िए तो कितने आ जाएगा? 3 और 3 6 63 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 63, लेकिन कितना आएगा आपका? 64 है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितना आना चाहिए था वास्तव में? 63 आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका हो जाएगा, क्या आंसर इसका हो जाएगा। तो यहां पर तो आप देख पा रहे होंगे, Z से I क्या हो गया? -1 हो गया। O से यदि M हुआ है, तो O से M हुआ है तो O M N O, यानी ये -2 हो गया। आप तो ऐसे गिन लीजिए। और ये क्या हो गया? H I J K, यानी -3, और फिर ये -4 और ये -5 हुआ होगा। तो इस प्रकार आपका क्रम चल रहा है। तो जल्दी से आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे RF तो बराबर है। तो यहां से इसमें तो कितना हो जाएगा? इसमें -1, इसमें -2 और इसमें -3। तो A में आप -3 कीजिए। जब A में आप -3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? A में से -3 करेंगे तो X आ जाएगा। A में से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। और इसमें से -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना D आ जाएगा, यानी XD। यानी XD इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। तो सेकंड अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सेकंड अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक मैंने आपको बता दी है, बाकी आप इनमें आप कर ही सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है,
इसको इससे कोडित किया जाता है, तो जल्दी से इसको बताइए। इसमें बस आप तो लॉजिक लगा लीजिए, लॉजिक आपको लग गए समझ लो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं बस आपको यहाँ पर लॉजिक ही बता रहा हूँ कि लॉजिक क्या लग रहा है। देखो CONDEMN, तो देखो ये लिख क्या रहा है, जल्दी से बताओ। देखो सी को इसने सी लिखा है और एन की जगह पर एन लिखा है, ठीक है। एन की जगह इसने फिर क्या किया, इस एन को ये यहां पर लाया, इस ओ को यहां पर लाया, ठीक है। फिर इसने डी को तो शायद डी को ज्यों का त्यों लिखा है, डी को ज्यों का त्यों लिखा है इसने। फिर इस एम को यहां पर लाया और ई को यहां पर लाया, ठीक है, यही बनाया है। अब ऐसे ही TEACHER, तो इसको यहां पर लिख दो और इसको यहां पर लिख दो टी, ठीक है। इसको यहां पर लेके आओ और इसको यहां पर लेके आओ, सी को सी की जगह पे, ई को यहां पर लेके आओ और एच को यहां पर लेके आओ। TAECF, TEACE है जी, TAECE, तो थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो चेयर को इससे कोडित किया जाता है, तो किससे, जल्दी से इसमें ट्रिक बता दीजिए क्या लग रही है। आप यहां पर आराम से देख पा रहे होंगे कि +1 हो रहा है, +1 HIAVJK, तो इसमें से क्या हो जाएगा STU, मतलब ये दोनों अपने गलत हो जाएंगे। +1 A का B हो जाएगा, B का C हो जाएगा, LM हो जाएगा, EF हो जाएगा, यानी फर्स्ट ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, फर्स्ट इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। देखो इनका ये दिया है कि इनका मतलब क्या है, तो आपको इसका आंसर आपको देना है। अब इसमें आप थोड़ी कैलकुलेशन लगा लीजिए। 60 का मतलब है, इसका मतलब है डिवीजन, यानी इसमें लगा लीजिए भाग, कोष्टक तो कोष्टक लगेगा ही, ठीक है, ठीक है। 22 लिखिए। और बराबर का मतलब क्या है, बराबर का मतलब है अपना जो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ऋण, यानी इसका मतलब है ऋण, यानी ये हो जाएगा 10। और ये क्या है, ये है अपना प्लस, ये प्लस ही है ना सब, हाँ ये प्लस ही है। और प्लस का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई, तो प्लस का मतलब मल्टीप्लाई ये है, तो 1 × 3 × 3, ठीक है। यदि इनमें से भैया कोई सा चिन्ह भाग का हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे तो नहीं दिख रहा ये काय का चिन्ह है, ठीक है। 3, अब इसमें से सबसे पहले तो ये कोष्टक सॉल्व होगा, तो ये कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है, 12 बचेगा। अब ये 3 तिरका कितना हो जाएगा, 9, 9 एकम 9 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 60 × अब सबसे पहले फिर अब क्या सॉल्व हो जाएगा, ये ये इसमें सॉल्व हुआ, अब ये इसमें सॉल्व हो जाएगा भैया, 1/12 हो जाएगा और ये इंटू क्या आ जाएगा, 9 में आ जाएगा। तो 12 पंजे 60 हो जाएगा और 5 नाम 45, तो ये अपना राइट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं जी, बिल्कुल यही अपना राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आप जल्दी से भर दीजिए, क्या भराएगा इसमें, लुप्त अक्षरों को चुनकर भरिए। तो AVXYZ, यहाँ पर पद बना लीजिए जल्दी, क्या बन जाएगा। देखो बी तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि सब में बी है तो बी तो यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिए कि AVXYZV, AVXYZ, फिर VXAXYZ, क्या हो जाएगा, जल्दी से बनाइए। यदि यहाँ पर अपन एक काम करें, देखो वी से शुरू होगा, तो वी मैंने यहाँ पर भर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 5 के बनाइए जल्दी से। किसके, 5 के बनाकर देखिए, 5 के, ठीक है, 5 के। तो AVXYZ ये 5 हो जाएगा इतना। फिर अभी AB से शुरू हुआ है, अब B से शुरू करो। V इधर से VXYZ V
एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर ये वाई से शुरू होगा, वाई जेड एक्स ए बी हो जाएगा। फिर ये वाई जेड, फिर ये क्या हो जाएगा, मतलब ये कौन सा आ जाएगा अपना, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ भी अपना बी भरा जाएगा और यहाँ भी अपना बी भरा जाएगा, ठीक है। तो बन गया। तो बस आपके दिमाग का खेल है कि आप कितना दिमाग इसमें आप चला पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बस ये क्वेश्चन में अपन एक करते हैं, बाकी सेकंड क्वेश्चन इसका आप करेंगे यदि 2 क्वेश्चन है तो, ठीक है। मुझे तो पता भी नहीं है अभी, ठीक है। अब इसमें किसका पूछा है, सबसे पहले वो देख लीजिए, लोकल का पूछा है। तो लोकल आप देख लीजिए, लोकल है कहाँ पर, लोकल यहाँ पर है, यानी इन तीनों वर्ड की कोडिंग करना है। तो यहाँ पर आप देखिए बेटा जेटा टेटा, अब इनमें से और कहाँ पर आया है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर आया है, बेटा ये यहाँ पर है, इसको मैं गोला कर रहा हूँ, इसको गोल कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर स्लो आया है, यहाँ पर स्लो आया है और यहाँ पर भी स्लो आया है। तो बेटा के लिए अपना क्या हो जाएगा, SLOW स्लो हो जाएगा, ठीक है, बेटा के लिए। अब देखो जेटा अपना स्टार बना रहा हूँ, जेटा यहाँ पर आया है और जेटा अपना यहाँ पर आया है। तो देखो इन दोनों में क्या सेम आया है, जेटा यहाँ पर आया है और जेटा यहाँ पर आया है। फास्ट पैसेंजर ट्रेन, तो फास्ट पैसेंजर ट्रेन यानी ट्रेन और ट्रेन एक है, तो जो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, अपना ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, अपना ट्रेन हो जाएगा। अब अकेला बचा क्या, लोकल किसके लिए, टेटा के लिए। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बस देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको देखना है किसके लिए क्या लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शब्द, इसमें मैं प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला श्रृंखला के पूर्ववर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो परिवर्तित शब्द में आठवां अक्षर क्या होगा, देखो अब इसमें आपको करना क्या है कि ये इतने अक्षर हैं, अब इनको अपन को चेंज करना है। इसमें वर्णमाला का एक पहले, यानी क्या करना है पता, सब में अपन को क्या करना है, -1 करना है। तो यहाँ पर देखो आठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ओ में से एक माइनस करेंगे, MNO, तो क्या आ जाएगा, N इसका अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आकृति वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आकृति वाले क्वेश्चन भी अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से अपन अब क्वेश्चन को करते हैं, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आंसर और मुझे बताइए। मैं आपको 10 या 15 सेकंड का समय देता हूं, ठीक है, जल्दी से बताइए, कोशिश कीजिए। और यदि आप ऐसे ही कोशिश करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पुश भी कर सकते हैं, पहले आप खुद से कीजिए ट्राई, क्योंकि आप यदि खुद से जितना आप अधिक ट्राई करेंगे आपको उतना ही अच्छे से आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने कोशिश थोड़ी बहुत की होगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3/5 को 3/5 लिख लीजिए। अभी इसमें भाग लगाए, इसमें क्या लगाए, भाग लगाए, मतलब ठीक है। अभी इसको भागी लगा लीजिए, 3 एकम 3 और 2, इनको पहले सॉल्व कर लीजिए। 5/3 हो जाएगा ये, इंटू 4 एकम 4 और एक 5/4 हो जाएगा ये, -1/3 और का। देखो सबसे पहले तो अपना यही सॉल्व होगा, तो ये का और ये कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, 9 LCM आ जाएगा, 6 और 4 10/9 ये हो जाएगा। अब इनके बीच में लग जाएगा, क्या लग जाएगा, का की जगह पे इंटू, तो ये दोनों पहले सॉल्व हो जाएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/3 नाम 27, ठीक है। अब ये इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। ये माइनस लगाया, माइनस लगा दिया, ठीक है। अब अपन इन सब का काम कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अब क्या सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, 3/5 भागित, इसको पलट देंगे 3/5 और ये इंटू 5/4 और आगे फिर ये आ ही जाएगा। तो अब इसमें से 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 3 तिरका 9 और 5 चौको 20 आ जाएगा, माइनस के 10/27। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम तो कितना आएगा, जल्दी से इसका बताइए, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो बहुत कम ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना ले लो, 20 × 27, 20 × 27, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
27 नंबर कितने होते हैं, 27 नंबर यानी 270 में से एक 27 को आप घटा दीजिए, ये कितना बचेगा आपका 3 बच जाएगा, ये इधर से 4 बच जाएगा और इधर से 2, यानी 243 कितने होते हैं, 243 होते हैं। और ये माइनस के 200 तो क्या आ जाएगा 43 बटे 27 दूनी 54 यानी 540, 43 बटे 540 आपका आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 43 बटे 540। इसमें ऑप्शन भैया गलत दिए हैं, इसको काट के देख लीजिए। क्या 6 बार करने पर गुणा में 540 आता है क्या, 6 18 की 8 हासला 1 6 चौके 24 और 1 25 नहीं आ रहा, मतलब आंसर तो यही आएगा। अपन ने सही किया है 43 बटे 540, ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, और एक बार चेक कर लीजिए आपने अपन ने कहीं पर गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। मुझे तो ये इंग्लिश में और ये हिंदी में क्वेश्चन ही अलग लग रहा है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, अपन ने जो सॉल्व किया है वो सही है। ठीक है, सही है, वो सही है अपन ने जो सॉल्व किया है। ठीक है, इतना विश्वास तो रखा करे आप खुद के ऊपर। महेश एक दुकान से 654 रुपए में एक कमीज खरीदता है। ठीक है, 654 रुपए में यानी सीपी उसका कितना हो गया 654। बिक्री कर की दर 9% है। ठीक है, यानी जो अपना कर है वह कितना है 9% है। वह दुकानदार को शर्ट पर इतने रुपए कम करने के लिए कहता है जिससे वह बिक्री कर के साथ शर्ट 654 रुपए में खरीद सके। ठीक है, तो शर्ट की कीमत में की जाने वाली कमी है, तो ये शर्ट की कीमत में भाई कितने रुपए की कमी कर देगा शर्ट की कीमत में। तो ठीक है, तो इसका निकाल लीजिए। देखो जब ये 654 है, 654 जब 654 रुपये है तो ये मान लो अपना क्या है अंकित मूल्य, क्या मान लो अपन इसको अंकित मूल्य मान लो। तो वह इसमें कितने की कमी करें, वह इसमें कितने की कमी करें कि तो जो ये जो है वह दिया है 109, यानी ये अपना कितना है 109% है। तो 100 का मान अपन ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से ये 6 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 600। अच्छा, ये मुझको मालूम कैसे पता 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से इसका गुणा करो 6, ठीक है, और 9 का गुणा करो 9 6 54, तो डायरेक्ट 6 बार में कट गया, तो 600। तो कितने रुपए की कमी 654 रुपये में वह खरीद सकता है, तो मतलब उसके 54 रुपये की कमी हो जाएगी, तो वह इसने में खरीद लेगा। ठीक है, क्योंकि 9% जो है वह क्या है अपना बिक्री कर है, तो 9% आप देखो यहाँ पर यदि वह 54 रुपये की कमी कर ले कितने पर 600 पर इंटू 100, तो देखो 9% आना चाहिए, यहाँ से 9% आ जाएगा, आ गया 9%। तो 9% की यदि वह कमी कर ले तो 9% यानी वह 54 रुपये में 54 रुपये की कमी हो जाएगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भैया। मैथ यदि आपने किया है तभी आपको मैथ के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखो जीके तो मैंने आपको समझा दिया, रीजनिंग मैंने आपको समझा दी, लेकिन यदि आपने मैथ कभी नहीं पढ़ा है तो भैया मैथ में आपको यहाँ पर तभी समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं और शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि देखो कितनी आसानी से अपन इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए 500 तथा 700 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से आरंभ या 6 पर समाप्त होती हैं। तो देखो 500, अब मान के चलो 600 से शुरू होंगी संख्याएं 700 के बीच में, तो 100 संख्याएं तो ये आ गई। ठीक है, 100 संख्याएं तो ये आ गई आपकी। ठीक है, अब 100 तो है, अब देखो 500, अब पीछे भी 6 आना चाहिए पीछे, तो आप देखो 500 6 आएगा, 16 आएगा, 26 आएगा, 36 आएगा, 46 आएगा, 56 आएगा, 66 आएगा, 76 आएगा, 86 आएगा, 96 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गई। तो मतलब टोटल कितनी हो गई 110, 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक यदि आपको मालूम है तो देखो यहाँ पर आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो कि भैया 3 और 8 जिसके लास्ट में होते हैं वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती।
वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। क्यों? अच्छा, आप कैसे लगा सकते हैं, आप इनका स्क्वायर करके लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 2 दूनी 4 3 तिरका 9 4 चौको 16 पचम 25 6 चिंग 36 7 सतैया 49 8 अठैया 64 9 इनाम 81। देखो ये आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 और 8, देखो यहाँ पर कहीं 3 और 8 आए हैं क्या? 3 और 8 लास्ट में आए क्या? नहीं आए। तो ये 3 वाला और ये 8 वाला दो तो अपने क्रॉस हो जाएंगे, बस इतना आपको मालूम करना है। देखो अब बचे ये दो। अब देखो अब क्या करना है कि जहां पर 4 लास्ट में 4 आए, 4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यानी ये या तो वह 2 या फिर 8, 2 या 8 हो जाएगी, ठीक है। और ये एक है 9, 9 एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, या तो फिर 3 हो जाएगी या फिर 6 हो जाएगी, ठीक है। अब जब देखो इसमें आ रहा है 8 और इसमें आ रहा है 9, ठीक है। तो एक काम करो, देखो इसमें तो 2 से ही भाग जा रहा है, 8 से ही भाग जा रहा है। एक काम करो, इसमें भाग दे के देखो, इसमें भाग दे के देखो किसका? 3 का। तो 3 का क्या करते हैं, इनको जोड़ लीजिए। 9 ये कट जाएगा, 8 और 1 9 ये कट जाएगा, 7 3 10 और 1 11, 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा। 3 का भाग ही नहीं जा रहा तो ये भी कट जाएगी, यानी पूर्ण वर्ग क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। या तो फिर देखो पूर्ण वर्ग, अब इसको कैसे कर सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी? क्यों? जब आप एलसीएम लोगे ना तो इनका जोड़ा बन जाएगा। यदि इनका भाग चला जाता ना तो इसका भी जोड़ा बन जाता, जिसका पूरा बार भाग चला जाए उसका जोड़ा बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये अपनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 60 मीटर पर सेकंड है, उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? यानी देखो ट्रेन जो है वह खुद की लंबाई को पार करेगी। अब एक व्यक्ति जा रहा है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये व्यक्ति जा रहा है, तो इसको अपन को किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है। तो 5/18 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएंगे, कितना? 10 मीटर पर सेकंड। ये किसकी आ गई? व्यक्ति की गति आ गई। और ट्रेन की कितनी है? 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बस 200, और जब व्यक्ति ट्रेन की चाल से उसी दिशा में जा रहे व्यक्ति, जब वह उसी दिशा में जा रहा है, यानी उसको मतलब जब एक ही दिशा में दोनों जाते हैं तो उनकी स्पीड का क्या हो जाता है? उनकी स्पीड का अंतर से अपन भाग देते हैं। तो उनकी स्पीड का अंतर से भाग दे देंगे दूरी में, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा अपना? 4 सेकंड हो जाएगा। तो 4 सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया होऊंगा। देखो अच्छा, जिसको समझ नहीं आया भाई, एक कॉन्सेप्ट याद रखो ना, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब यदि अपन को समय निकालना है तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो देखो चाल तो अपने पास है ही। अब आपको ये याद रखना है, जब इधर ही वो जा रहा है व्यक्ति और इधर ही ट्रेन जा रही है तो दोनों की स्पीड घट जाती है, और एक ट्रेन इधर जा रही है और ये व्यक्ति इधर से आ रहा है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। अब मैंने क्या किया, ट्रेन खुद की दूरी को ही तय करेगी ना। अब जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है और ये ट्रेन इधर से जा रही है। अब ये इसको क्रॉस करेगी तो इसका आगे वाला डिब्बा और पीछे वाला डिब्बा पूरा क्रॉस हो जाएगा, मतलब इसने खुद की दूरी तय की। तो खुद की दूरी कितनी है? 200। तो दूरी कितनी आ जाएगी? दूरी आ जाएगी अपनी 200, और चाल कितनी हो जाएगी? इसमें से माइनस कर दो 50। तो बस तो जितने सेकंड में ट्रेन निकल जाएगी उतनी सेकंड हो जाएगा। तो वह कितनी देर में पार कर लेगी? 4 सेकंड में पार कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम 5 अवाच्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 अवाच्य संख्याओं का औसत क्या हुआ? देखो एक ना तो भाज्य ना अभाज्य है, तो ठीक है 2 3 5 7 और 11, और इसमें कितने का भाग दे देंगे? 5 का इसमें भाग दे देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। 11 और 11 3, देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27 और 1 28, 28/5 क्या हो जाएगा? 25 3/5, 5 सही 3/5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 30 से 50 के बीच सभी अवाच्य संख्याओं का औसत। देखो 30 से 50 के बीच, तो सबसे पहली अवाच्य संख्या क्या हो जाएगी? 31 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 31। इसके बाद दूसरी अवाच्य संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी अवाच्य संख्या 31, 32, 33, 34, 35,
36 37 हो जाएगी। इसके बाद 38 39 40 41 हो जाएगी। 42 43 हो जाएगी। और 43 के बाद 44 45 46 47 हो जाएगी। यानी जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग ना जाए। तो ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। बस इसको जोड़ लेंगे और क्या दे देंगे? इस 5 का भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से जोड़ लीजिए। जोड़ने का आइडिया 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 7 18 और 1 19 की 9, हासिल 1 4 और 1 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 3 16 और 3 19। ठीक है, 199/5 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा? देखो 5 3 ये 15 बार जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर 199 की जगह 200 होता और 5 से देते तो कितना आंसर आता? 4 आता। जब 4 नहीं है 40 आता, 40 आता। तो इसका आंसर क्या आएगा? बस थोड़ा बहुत कम आएगा, यानी 29 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो 29 तो आएगा नहीं, तो 29.8 ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है? एक सेक की संपत्ति में उसके बच्चों के हिस्से का अनुपात इतना इतना है। ठीक है, दिया गया है कि अधिकतम और न्यूनतम हिस्से के बीच 15 मिलियन अरबी दीनार का अंतर है। उस बेटे का हिस्सा क्या है जिसे ना तो अधिकतम यानी बीच वाला। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब देखो, अब अपन को यहाँ पर ये दिया गया है 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3/5। देखो अब इनका अनुपात तो अपने पास दिया गया है, लेकिन ये इधर क्या है? नीचे हर में है। जब तक अनुपात हर में हैगा अपन को बहुत बुरा लगता है। इसको हटा दीजिए। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? इनका सही अनुपात बनाने की एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो फिर जो इनका मान आएगा क्या आएगा? इससे इसमें भाग दे देंगे। 3 धाम 30, 10 का ऊपर गुणा कर दो 20, ये तो इतना आपको आना चाहिए। 15 का इसमें भाग दे देंगे, 15 का ऊपर गुणा कर देंगे और 5 छक्का 30, 36 18। ठीक है, तो मतलब ये इनका सही अनुपात आ गया है और इस रेशो में ही पैसे बटेगा। अब वो बोल रहा है अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम कौन सा? ये है। और न्यूनतम कौन सा है? ये है। यानी 5 रेशो बराबर कितना है? 15 है। ठीक है, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 3 रेशो हो जाएगा। और वह को क्या पूछ रहा है? मध्य में, यानी जिसको ना तो अधिकतम प्राप्त हुआ और ना ही तो मध्य में कौन है? 15। तो इसको कितना प्राप्त हुआ? 1 रेशो बराबर 3 है, तो 15 रेशो बराबर 15 3 45। तो 45 अपना आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, अरे ये तो सबसे न्यूनतम आ गया है ना। तो ये कितना है? 18 3 54। तो ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति एक बाइक 50,440 रुपए में खरीदता है। ये क्या दे दिया उसने? सीपी दे दिया, जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। ठीक है, बिक्री कर भी शामिल है। यदि बिक्री कर की दर 4% है, तो वही बिक्री कर की दर, यानी ये कितना है अपना 104। तो कितने का मान ज्ञात कर लो? 100 का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, अब देखो, अब इसको आप यहाँ से काट लीजिए, जल्दी से काटिए। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0। अब इधर इसको काट लीजिए अच्छे से लिख के, बस इसमें काटना ही है। देखो कैलकुलेशन ही तो है इसमें, बाकी उसने दिया क्या था? और कुछ नहीं दिया था। इसको काटिए, 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 इचिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 इचिंग 12, 2 एकम 2 और 0। ठीक है, फिर से काटिए। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 इचिंग 12, 2 3 6 0, 2 पंजे 10। 13 से काटिए। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 52 यानी 11 बचेंगे। 110 हो गए। 13 दून 26, 13 29 54 53 65 63 78 13 7 91 13 8 104, यानी कितने बचेंगे? ये 6 बचेंगे। और 13 पन्ना 65, यानी 48 और ये 2 0 है। 48,500 अपना आंसर हो जाएगा। 48,500 ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बस उसमें कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, एक लोहे का बक्सा 770.75 रुपए में खरीदा गया और उस पर 50.25 रुपए के लाभ पर बेच दिया गया। उस बक्से का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इतना सरल है भैया, इतने में खरीदा गया और इतना लाभ हो गया, यानी 770.75 में खरीदा गया और उस पर 50.25 का लाभ हो गया। तो क्या कितने का बेचा गया? 0 7 और 9 10 के 0, हासिल 1। तो एक तो यहाँ पर सम में आ रहा है। ठीक है,
तो 7 और 5 12 की 2 हासिल 1 8 821 हो जाएगा 821 राइट ऑप्शन। कितना सरल इजी है बहुत ही। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। एक परीक्षा के 3 अनुभाग ABC में और परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का न्यूनतम 40% लाना अनिवार्य है, यानी 40% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, अब एक परीक्षार्थी को अनुभाग में ए में 120 में से 84, अनुभाग में इसमें 150 में से 40 और परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए अनुभाग सी में 180 में से कितने अंक चाहिए। देखो टोटल अंक भी दिए हैं क्या, नहीं दिए, तो मतलब टोटल कौन से हैं अपने यही है 120, टोटल कितने हैं 120 और 150 और 180, ये क्या है अपने टोटल। इनका ही अपन को कितना लाना है, इनका 40% उसको लाना था, यानी ये कितने हो जाएंगे जोड़ने पर, जल्दी से इनको जोड़ लीजिए 0 8 और 2 10 और 5 15 की 5 हासिल 1 और ये कितने हो जाएंगे 3 और 1 4, यानी 450 तो उसके टोटल है और इसका 40% उसको लाना था। ठीक है, इसका 40% उसको लाना था, 4 पंजे 20 हासिल 2 4 चौको 16 17 18, यानी 180 अंक उसको लाना था, लेकिन उसको मिले कितनी है 84 तो इसमें मिल गए। ठीक है, और 40 इसमें मिल गए। अब वो यही तो पूछ रहा है सी में उसको कितना और लाना पड़ेंगे, तो ये आ कितने गए उसके 8 और 4 12, यानी 124 तो उसके आ गए, टोटल उसको 180 लाना था, तो कितने की जरूरत और पड़ेगी उसको 6, यानी 56 इसका, यानी क्यों, क्योंकि एक ही घटाया तो कितना आ जाएगा, देखो 6 6 एक ही ऑप्शन में तो 6, यानी 56 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। एक जंगल में 30% बंदर, 40% हिरन, 10% भेड़िए और 20% शेर हैं और सभी 100 हिरन जंगल से पकड़ लिए जाएं, यानी हिरन कितने हैं 40%, 40% जो है भाई किसके बराबर है 100 के बराबर है। आप ज्ञात क्या करना है, जंगल में शेर, यहां से 1% की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब जंगल में शेर कितनी है, शेर कितनी है, शेर 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 20% शेर है, तो यहां से क्या निकाल लोगे आप 20% का मान निकाल लोगे, 20% ही निकलेगा ना, 1 मिनट 20 दिया है ना, हाँ 20 दिया है, तो बस आपको क्या करना है इससे इसको काट दो और 4 पंजे 20 और 50 आ जाएगा इधर से 20% का मान, तो 20% कितना है 50, 50 अपना राइट ऑप्शन हो जाए। और वो यदि ये पूछता कि टोटल जानवर कितने हैं तो किसका मान निकालते 100% का। ठीक है, ये ए अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। देखो ए बी और सी एक काम को क्रमशः इतने इतने दिन में कर सकती हैं, तो ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो ये तीनों मिलकर सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए 16 और 12, जल्दी से इनका एलसीएम ले लीजिए 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 और 2 छिंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 छिंग 12 2 चौको 8 और 2 तीन 6, फिर 2 से जाएगा तो 2 तीन 6 2 दूनी 4 3, फिर 2 से जाएगा और फिर एक बार 3 से जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 16 3 48, इनका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 24 दूनी 48 16 दूनी 32 16 3 48 और 12 चौको 48। ठीक है, तो यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं, 4 और 3 7 8 9 काम करेंगे वे। ठीक है, मतलब 9 एक दिन में काम करेंगे, तो पूरा काम कितना है 48, तो बस इसको काट दीजिए 9 पन्ने 45 3/9 आ जाएगा, इसको एक और काट दीजिए 5 सही 1/3, इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 सही 1/3, फर्स्ट ऑप्शन ही है तो फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। तीस एक्स 20x ये है तो इसका सरलतम रूप, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। देखो ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 20x वाई, और इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा +15y/z, ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। बस देखो ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से 10 सेकंड का समय आपको देता हूं। इसको क्या कर सकते हैं 30/42 और 35/x, इसको x मान लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30x बराबर 35 × 42
x बराबर कितना हो जाएगा 35 इंटू 42 अपॉन 30। 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 चौक को 12 यानी 14 बार कट जाएगा ये। तो नीचे क्या आ गया 10 आ गया आपका। ठीक है, जब नीचे 10 आ गया तो अब क्या कर सकते हो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 7 35, 7 सत्ते 49, 49 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीन क्रमिक संख्याओं का औसत 15 है। अब 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 15 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो या तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से जाने की वजह छोटा ही है तो क्या कर सकते हैं 3 क्रमिक संख्या मान लो x + 1 और x + 2। देखो x माना, फिर x + 1 मानना पड़ेगा, फिर x + 2 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस x में 1 जोड़ेंगे तो अगली आ जाएगी, और इस x में जैसे x का मान 12 आ गया तो x में 1 जोड़ेंगे 13 और फिर x में 2 जोड़ेंगे तो 14। तो इसलिए अपन x + 1 ऐसा मानते हैं जो भी माना है। ठीक है, तो इसको बस अब इसको क्या करना है, इसको कर लीजिए सॉल्व। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x + 3 बराबर कितना आ जाएगा 15। ये उस साइड चला जाएगा तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये घट जाएगा इसमें से 12, 3 चौक को 12 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सॉरी, 3 क्रमिक संख्याओं का देखो औसत दिया है इधर, 3 क्रमिक संख्या क्या दिया है औसत दिया है। जब इनका औसत दिया है तो इसका क्या कर देंगे इधर 3 कर देंगे नीचे, और 3 कर देंगे, ये 3 कहाँ पर चला जाएगा इसमें चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब जब ये 45 हो जाएगा तो ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा इधर 42 आ जाएगा। 42 आ जाएगा, 3 से आप काटेंगे तो कितना 3 एकम 3, 3 चौक को 12, 14। जब 14 आ जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। देखो इधर पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, लेकिन उसने तो यहाँ पर ऑप्शन पूरे दे दिए हैं तो क्या हो जाएगी 14, 15 और 16, और सबसे बड़ी संख्या पूछता तो क्या होता 16 हो जाती, क्योंकि x + 2। ठीक है, 14, 15, 16 इस राइट आंसर। इसको कीजिए सॉल्व। अगली आकृति कौन सी होगी, देखो अगली आकृति इधर x है, इधर है, इधर है, तो यहाँ भी x ही तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पर एक 0 आ गई दूसरी आकृति में, तो यहाँ पर भी है तो यहाँ पर एक 0 होगी। यहाँ पर अगला चिन्ह आ गया प्लस आ गया, यानी यहाँ पर एक चिन्ह और आ जाएगा। तो देखो ऐसी आकृति जिसमें 4 चिन्ह हो। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो फोर्थ में 4 चिन्ह होंगे तो ये वाली सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 175 इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। आपको मैं पढ़ लीजिए, कम से कम मैं टाइम देता हूं थोड़ा, तो आप एक काम कीजिए उसमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ तो लीजिए। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको अपन करें तो 175 मीटर लंबी ट्रेन, वही मतलब पहले वाला कॉन्सेप्ट है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। तो एक व्यक्ति को बस, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है अपना। अब एक ट्रेन दौड़ रही है, यदि इधर से एक ट्रेन ये आ रही है तो ये क्या करेगी ओनली क्या करेगी अपनी पूरी जितनी भी लंबाई है उसको ही तो पार करेगी। तो इसकी लंबाई कितनी है 175 है, बस इससे भाग दीजिए कितनी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो इसको 5/18, 18 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 18 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 7 21 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 3 15, 5 25, 7 से फिर कट जाएगा, 7 5 35, 5 दूनी 10, 10 सेकेंड अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वो चाल बराबर दूरी बटे समय, एक क्वेश्चन अपन ने ऐसा कर भी लिया है। ठीक है, अब देखो 300 मीटर लंबी ट्रेन, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 45 सेकंड में पार कर लेती। तो पुल की लंबाई, अब देखो जैसे ये अपनी ट्रेन है, ठीक है, ये अपनी ट्रेन है और ये भैया ये पुल है, प्लेटफॉर्म है। अब देखो ये ट्रेन इधर से एंटर करेगी, इधर से ये एंटर करेगी, इसने खुद की लंबाई तो इधर पार की और पुल की लंबाई भी पार की। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये पुल और ये इसकी।
ठीक है। तो 120, अब पुल की पता नहीं है तो x मान लो, ठीक है। अब पुल की पता नहीं है तो x मान लो, सॉरी 300 है, 120 तो उसकी रफ्तार है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो 300 तो उसकी वो है, और x उसकी क्या है, लंबाई है, तो इतनी तो ये उसकी लंबाई है, ठीक है। तो बस अब इसको ही पार करना है। उसकी गति कितनी है, गति कितनी है 120, गति कितनी है 120 घंटा है, लेकिन यहाँ पर मीटर में दिया है, तो इसको 5/18 से गुणा कर लो, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, 2 नाम 18, 2 चिंग 12, 0, और 3 से काट लीजिए, 3 तर 9, 3 दूनी 6, 0, और फिर 3 से काट लो, मत काटो, 5 दूनी 10, यानी 20 पंजे 100, इसमें भाग दे दो 100/3, तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कितना समय कितना दिया, 45 सेकंड, तो बराबर में क्या रख देंगे अपन, 45 रख देंगे, ठीक है। बस इसको अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, जगह भी मिल जाएगी अपन को, ठीक है। तो देखो बस क्या हो जाएगा, 300 प्लस x इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 तर 900 प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। और 4500 इसमें से 900 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 6 3 3600 बचेगा। और ये कितना आ जाएगा, 3x, x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0, यानी 1200, यानी 1200 मीटर अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो 1200 इज द राइट आंसर, ठीक है। बस आपको कैलकुलेशन करना था। देखो अपन ने सिर्फ किया क्या है कि 300 उसकी ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं थी, तो अपन ने उसमें जोड़ लिया, तो ये कुल दूरी, और ट्रेन अपनी स्पीड से, यानी उसकी स्पीड क्या है 100/3 मीटर पर सेकंड, तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, बराबर कितने 45 सेकंड में पार कर रही है। यानी देखो उसने समय दे दिया तो समय रख दिया, यदि समय पूछता तो समय आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक 14 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ के मैदान में आंतरिक परिधि 440 है, तो वह वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो क्या बोल रहा है कि भैया एक वृत्त है, ऐसा थोड़ा गोल नहीं बना, तो इसकी आंतरिक परिधि है, तो ये वाली इसकी है 440, ठीक है। और 14 मीटर, और ये दौड़, मतलब अब देखो इस पे दौड़ रहे हैं अपन, तो ये कितनी है, ये है अपनी 14। अब वो बोल रहा है टोटल त्रिज्या बताना है अपन को, वृत्त की त्रिज्या, यानी त्रिज्या कहाँ से नपती है, केंद्र से ही नपती है। तो आप यहाँ पर कर सकते हो 2πr बराबर कितना हो जाएगा, अपना 440 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन को इस r का मान इधर से यहाँ तक का निकाल लें और उसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ से निकाल लो 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 220, यानी πr बराबर कितना आ जाएगा 220, ठीक है। अब यहाँ से r का मान निकाल लो 22 बटे, और इसका कितना मान होता है 22/7, तो 7 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसका कितना आ जाएगा 1, यानी 10, यानी r बराबर कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। जब ये r बराबर, जब इतनी ये 70 है, तो 14 और बाहर तक की 14 और जोड़ आएगी, 70 और 14 कितने होते हैं 4 8 84, अपना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको सबसे पहले ट्राई करना है इन क्वेश्चनों को। अनिल और सुनील की आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बस इसमें क्या लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, कितना बचेगा 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेशो बराबर यहाँ से कितना आएगा अपना 1 अंतर आएगा, उसका गुणा इसमें कर दीजिए 5, 1 रेशो बराबर 5 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, वर्तमान आयु किसकी बोल रहा है, तो उनकी दोनों की वर्तमान आयु, तो उनकी दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएंगी 5 दूनी 10 हो जाएगी, और 5 3 15, 10 और 15 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको ये मैं जो कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको वास्तव में मैथ पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। यदि फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट करें आप, तो मैं भी आपको मैथ सिखा सकता हूं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स ये मैंने आपका क्वेश्चन 2 मिनट में किया, और फ्रेंड्स अब यदि अपन इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसी टॉपिक में मैं आपको 1 हावर्स लगा दूंगा, यानी 1 घंटे में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको नहीं आता है तो 1 हावर्स और कहाँ पर 2 मिनट। यदि आप
आप सोचें कि यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे तो फ्रेंड्स नहीं सीख पाएंगे यदि आपने पहले नहीं किया है तो, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ये मैथ है, ये एकदम नहीं आती है, ये प्रैक्टिस से आती है। तो फ्रेंड्स यदि आप सपोर्ट करें मुझे और आप बोलें तो मैं क्लास जरूर लगा सकता हूँ, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब बाकी आप अब क्या तो भी चलो फालतू बातें कोई नहीं करते हैं, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अंतर कितना है? इतना है। तो दो संख्याएं मान लो x माइनस वाई, मान लो कितनी 235 मान लो। अब वो बोल रहा है यदि छोटी संख्या, यदि बड़ी संख्या, यहां पर x हमेशा बड़ी होगी किससे? y से, ठीक है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, यानी इसमें क्या देना है अपन को? भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है? 4 प्राप्त होता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। तो ऐसे अपन लिख लेते हैं, वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो इसका अपन यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ठीक है। लेकिन इसको इसमें जोड़ मत देना, इसको इसमें जोड़ मत देना, ये अलग ही हैगा, ठीक है, ये अलग हैगा, याद रखना। तो बड़ी संख्या, बस अब इसको क्या करना है, आप इसको लेके जाओ इस साइड। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक यानी y गुणा भागफल यानी 4 प्लस शेषफल, उसी में बन गया ये ऐसा मत करना है इसका इसमें भी गुणा कर दो, इसका इसमें नहीं, ये अपन ने भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल वाले उससे बनाया है, ठीक है। तो बस ये कितना बन जाएगा? x माइनस 4y बराबर ये कितना हो जाएगा? 10। तो दो समीकरण बन गए ना, x माइनस y बराबर 235 और x माइनस 4y बराबर 10। इसको क्या कर लीजिए? माइनस कर दीजिए, x कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इधर से इसको कीजिए, प्लस का क्या आ जाएगा? 3y आ जाएगा और इधर से ये 225 आ जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए, 30 7 21 3 5 15, y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर अपना आ जाएगा 75। y बराबर 75 आ गया तो उसमें क्या बोला है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? जब x माइनस y बराबर कितना दिया है? 235 दिया है, तो y का मान आप यहाँ पर रख दोगे 75 रख दोगे, बराबर में अपना आ जाएगा 235। 75 उस साइड चला जाएगा, यानी 235 में ये 75 जुड़ जाएगा। तो 5 और 5 10 के 0, 7 3 10 और 11 3 310 अपना राइट आंसर आ जाएगा। एक बार खुद करके देखना आपको, यदि यहाँ पर कुछ डाउट हो, यहाँ पर कुछ डाउट हो, यहाँ पर आपको डाउट हो रहा हो, तो आप इसको छोड़िए, आप इसको इसमें जमा लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो x की 2 गुनी आयु y की 3 गुनी आयु के बराबर है, यानी x की जो 2 गुनी आयु है वह y की 3 गुनी आयु के बराबर है। यहाँ से x अपॉन y का रेशो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 वर्ष पूर्व x और y की आयु का अंतर देखो, बस बात वही है, जब रेशो में अपन ने निकाल लिया तो 8 वर्ष पूर्व भी अंतर वही होगा, 8 वर्ष बाद भी, 10 वर्ष बाद भी, कितने ही वर्ष बाद, यानी इनका एक रेशो जो है वह किसके बराबर हो जाएगा? 18 के बराबर हो जाएगा। x की वर्तमान आयु 18 3 54, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है 43% और 20, बस इसको आपको सॉल्व भी करना है कि 20 इंटू 43/100 प्लस 30 इंटू 65/100। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपको बस आंसर लेकर आना है, तो वो आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि इनमें से एक पते में कुछ मिस्टेक होगी, तो आप वो मिस्टेक इनमें देख लीजिए, ठीक है। मैं देखता हूँ मिलता ही कि नहीं। देखो इसमें ये 33 आप देख लेना, इसमें किसी में मिस्टेक होगी, ठीक है। अब देखो औसत ज्ञात करना है, इन तीनों को, इन सबको जोड़ना है और 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देना है तो औसत आ जाएगा। भैया अब आप इतना भी नहीं कर पा रहे ना, तो इतना तो आप कर सकते हैं। जब इतने देखो, अब यहाँ तक वीडियो कौन देखेगा? यहाँ तक वीडियो वही देखेगा जो क्वेश्चन, जिसको भी ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, जिसको भी ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे वही देखेगा। और जब उसने वो क्वेश्चन कर लिए तो ये क्वेश्चन तो उसके
उंगली का खेल है तो ये तो कर ही लेगा वो। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। गलत संयोजन, इसमें भी एक कहीं पर मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर मिस्टेक है। आर डब्ल्यू क्यू आर, आर डब्ल्यू क्यू आर, आर डब्ल्यू क्यू आर, आर डब्ल्यू क्यू आर 00000000। ठीक है 241 241 241 241, देखो इसमें एक 1 एक्स्ट्रा दे दिया, सेकंड आंसर हो जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है 384 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक घन को 6 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसको करने की एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आपको मालूम ही होगा कि 384 क्षेत्रफल वाले घन, घन यानी क्षेत्रफल दिया है, ये यहाँ पर घन दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वैसे देखो फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, यानी इसका अपन को फॉर्मूला। ठीक है ए क्यूब। अब 6 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों से काटा जाता है, तो इसका भी ये देखो, अब देखो ये क्या दिया है और ये क्या दिया है, ये भी अपना ये ए क्यूब का मान दिया है और ये भी ए क्यूब का मान दिया है। यानी देखो अपन आयतन का आयतन में भाग देकर ही करते हैं, तो ये आयतन ही तो दिया है, तो 384 ये आयतन हो जाएगा, और ये 6 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन तो ये भी अपना, तो बस इसका भाग दे दीजिए, इसमें डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 6 36 37 38 और 6 चौको 24 यानी 64 अपना राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इसको आपको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अब आप ऐसे कर नहीं पाएंगे, क्या कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। देखो इसको पलट दीजिए, ये -1 है, ये +1 हो जाएंगे, 3/4 हो जाएंगे, तो ये +1 का हो जाएगा। ठीक है, और ये -4 हो जाएगा, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर -1 चढ़े रहने दीजिए। बस इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 3 कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 12 में से आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -8/3 आ जाएगा। लेकिन इस पे चिन्ह क्या चढ़ा है, माइनस का चढ़ा है, तो अब इस माइनस को बाहर आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको प्लस करना हो तो 3/8 यानी -3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो -3/8 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में होगा, ये है -3/8, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, XY आ जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा x² और ये y² हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, y² माइनस x² अपॉन x² और y²। देखो यदि आप देख पा रहे होंगे तो इससे तो एक ये कट जाएगा, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, XY का होल स्क्वायर, तो एक से एक ये कट जाएगा। अब देखो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, जब इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x² माइनस y²। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x² माइनस y²। ठीक है, तो इससे ये भी कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये जो नीचे अकेला XY बचा है कहाँ पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर, तो XY अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन काय का, माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पर अपन ने कॉमन लिया है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पर भी बहुत इजी है, जब इसका मान कितना है, 135 है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके 2 अंक बाद दशमलव, इसको 100 कर दीजिए, और इसमें 4 अंक बाद तो इसको 1000 कर 10,000 कर दीजिए। ठीक है, 4 जीरो बढ़ा दीजिए, तो इसका मान क्या है, इसका मान 135 है, यानी 135 स्क्वायर से बाहर आएगा तो इधर तो आ जाएगा 10 बार। ठीक है, और प्लस जब इधर 135 है और इधर बाहर आएगा तो कितना, 2 बार, यानी इधर कितना आ जाएगा, 100 बार। इसको 100 बनाने के लिए क्या करो, ये जीरो बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो, बस 100 एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 100, ऊपर डायरेक्ट जोड़ दो, 5 और ये 5 और 3 8 और ये 4 और 1 का 1, यानी 1485, 1485, 2 अंक बाद दशमलव 14.85, ये राइट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी से देख लीजिए इसको एक बार। देखो
उसने भैया दिया है अपन को ए बी, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है, ये दोनों समांतर हैं। तो ए बी सी दिया है 60, ये मान दिया है उसने 60, ठीक है। और सी ई एफ ये दिया है उसने कितना, 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है, ई एफ डी यानी इसको पूछ रहा है। भैया एक बात बताना मुझे, जब ये दोनों समांतर हैं तो ये जब 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। अब देखो ये जब 60 है तो एक रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180। तो 180 में से इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 120। आया समझ, 120 आ रहा है ना, आया समझ। देखो अब जब इस तरफ का कोण ये बराबर ऐसी वाली लाइन बनती है ना, तो ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब इस तरफ का 120 है तो इस तरफ का क्या हो जाएगा, 120, इसको क्या मान लो, थीटा मान लो, यही तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो 120 प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तीनों का योग 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोनों 150, और 150 जब उस साइड घट जाएंगे तो थीटा बराबर कितना बचेगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से एक 40% अधिक पर अंकित करता है और बाजार में 20% की छूट भी देता है। क्या लगा दो, सक्सेसिव लगा दो। जब प्रतिशत का खेल है तो क्या लगा दो, सक्सेसिव। अब जब क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है, यानी 100 से कितना कर रहा है, 140 कर रहा है, ठीक है। अब वह बोल रहा है 20% की छूट भी देता है, यानी 100 पर कितने की छूट, 80 की छूट देता है। बस इनको काट लीजिए, कट रहे हो तो काट लीजिए, इनको और कट रहे हैं तो काट लीजिए, लेकिन देखो इनको गुणा कर लीजिए, आसानी है। 10 दाम 100 हो जाएगा और 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। तो बस 100 इधर 100 है, कितना बढ़ गया, 12%। 100 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है, बड़ा कितना है, बात वो है ना, 12 बड़ा है 100 के रिस्पेक्ट में, जो 100 तो 100 कट जाता है तो 12 आ जाएगा, 12% अपना राइट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रमेश को 8,000 रुपये मासिक ब्याज अर्जित करने की आवश्यकता है, 8,000 रुपये, ठीक है। ब्याज दर 10% प्रति वर्ष हर माह दी जाती है। ब्याज दर देखो ये तो प्रति वर्ष है, पर ये हर माह दी जाती है, ठीक है। तो मतलब हर माह के रुपए कितने हैं, 8,000 है। निम्नलिखित में से कौन सा उसका निवेश है, तो 8,000 एक महीने का है, तो ये 12 का गुणा कर देंगे तो कितने का, 12,000 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा अपना ब्याज, 12 अट्ठे 96, यानी 96,000 क्या आ गया अपना ब्याज। ये किसका है, पी यानी मूलधन का 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, यानी 10% की वर्ष है, और किसका 1 वर्ष का ब्याज। तो इधर क्या आ जाएगा 100, 10 से 10, इधर से p बराबर ज्ञात करेंगे तो 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 96 40, ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य पूर्ण होने में कितने दिन लगेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लो, ले लिया 30 आ गया, 10 3 30, 15 दूनी 30। दोनों कार्य को पूर्ण करें, 3 और 2 5, एक दिन में 5 कार्य होगा, तो पूरे 6 दिन में 6 डेज अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 3 घन जिनके किनारे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, एक नए घन के निर्माण के लिए पिघला दिए जाते हैं, तो निर्मित किए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो 3 घन है, इनके मान है, अब ये पिघला दिए, लेकिन इनको पिघलाएंगे तो क्या, हमेशा जब भी गोली संख्या मंख्या कुछ भी निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, इनका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो घन का क्या होता है, 1 क्यूब, तो 3 तिरकन होती है 27 प्लस 4 चुक्को 16 चुक्को 64 55 25 पन्ने 125। इनको तो पिघला दिया इतना, ठीक है। अब इनको पिघला दिया, जब इनको पिघला दिया तो इनको 5 और 4 9, 9 और 7 16 की 6 हासिल 1 1 और 3 और 9 10 11 हासिल 1 1 और 1 2, यानी 2 2 16 आ जाएगा। अब देखो जब पिघला दिया, अब इन तीनों को पिघला दिया, तो नए निर्मित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब इसका क्या ज्ञात करना है भैया, इसका अपन क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना है। तो देखो ए ये क्या है, पूरा घन है, तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो यहाँ पर a की वैल्यू अपन को चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। देखो यदि आप, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, a की वैल्यू ले लो। तो a की वैल्यू यदि आप ले लेंगे यहाँ पर, तो इसको अपन किसके बराबर रख सकते हैं, a की, क्योंकि ये क्या है
अपना आयतन है। तो 6 36 छिक्के 216, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 6। तो बस एक 6 तो पहले से है, एक 6 और रख दो, एक 6 और रख दो, ए स्क्वायर 6 छिक्के 216 216, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो जब इसको x-3 से विभाजित किया जाता है शेषफल 1 प्राप्त होता है। देखो जब इसके पीछे 3 है तो कहीं ना कहीं 3 का एक बार इधर भाग जाए, 3 हो रहा होगा तो इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब इसको यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 3 है, x+3, जब इस 3 से इस 3 में यहाँ आएगा तो क्या बच जाएगा 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं, और वैसे भी मैंने इससे 4 सेटों में ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, नहीं तो आप भाग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब मैं इसको आपको करके बताने वाला हूं। पूर्ण घन है क्या 392 एक पूर्ण घन है कि नहीं? जल्दी से इसका आंसर बताएं। कैसे आप इनको चेक करेंगे? देखो पूर्ण घन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा चेक करने के लिए। जल्दी से इसका एलसीएम ले ली, और कोई सी विधि नहीं है। तो 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 2 चौको 8 और 2 चौको 8 और 2 नाम 18, फिर 7 से और फिर 7 से। तो पूर्ण घन है क्या? तो 1 2 तो इधर से बाहर निकल आएगा, 3 3 का जोड़ा निकालना, एक साथ बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी ये पूर्ण घन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसको मिटा देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पूर्णांक ए के लिए ए क्यूब सदैव ए स्क्वायर से बड़ा होगा। तो देखो जैसे एक ले लो अपन, क्या ले लो पूर्णांक। देखो पूर्णांक लेना है, ठीक है पूर्णांक। देखो पूर्णांक में अपन माइनस में भी जा सकते हैं और प्लस में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ए के लिए ए क्यूब हमेशा ए स्क्वायर से बड़ा होगा क्या? अब देखो अपन पूर्णांक एक काम करो माइनस में ले लो, माइनस में तो ए क्यूब 55 25 पन्ने 125 माइनस के आ जाएंगे, ए स्क्वायर 55 25, ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या ये ए क्यूब बड़ा है 25 से? नहीं है, ये तो छोटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो पूरी तरह से 2 शून्यों के साथ समाप्त हो। जी हाँ, क्योंकि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है। 2 शून्य ले लो, 100 ले लो, ये पूर्ण वर्ग है लेकिन घन नहीं है। घन होने के लिए इधर क्या 1 0 चाहिए 10, तो ये कौन सा हो जाएगा पूर्ण घन नहीं है। तो ये सही बोल रहा है, तो ये अपना सही हो जाएगा, तो ये गलत हो ही जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला अपन चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर 5 पर समाप्त होता है, तो ए क्यूब 25 पर समाप्त होता है। तो देखो ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर करो 55 25 और 5 का करो क्यूब 55 25 पन्ने 125। देखो ये तो हो गया, लेकिन 15 का करो 15 15 225, तो ये तो हो गया 5 पर, लेकिन 15 क्यूब करो 225 में 15 और जोड़ो, 15 का और गुणा करो 15 5 75 की 5 हासिलाई 7 15 दूनी 30 और 7 27 75 आ गया ना। लेकिन ये तो बोल रहा है 25 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक समलंब ABCD की समांतर भुजाएं DC और AB क्रमशः 12 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर हैं। उसकी प्रत्येक असमांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो समलंब का क्षेत्र समलंब, तो इसमें अपन जल्दी बना लो, इसमें एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए। देखो ये होता है अपना समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना क्या समलंब चतुर्भुज। तो ये जो भुजा हो जाएगी, देखो अब वो खुद बोल रहा है कि ए बी एक भुजा है, ये तो है ए बी, और ये अपनी किससे सी डी सॉरी ये वाली भुजा मानो ए बी, ये ए बी बड़ी मान लो। ठीक है, और ये अपने किसके सी डी के समांतर हो जाएगी। तो ये सी डी की ये समांतर हो जाएगी। वो बोल रहा है कि प्रत्येक असमांतर भुजाओं की, तो ये असमांतर होती है, तो ये 15 हो जाएगी, तो ये भी 15 हो जाएगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि डीसी और ए बी क्रमशः ए बी डी
ये है 12। देखो अब ये 12 है तो ये सामने वाली भी कितनी होगी, 12 होगी, मतलब इतनी। अब ये 12 होगी तो ये भी 12 इतनी बचेगी और ये भी इतनी 12 बचेगी। ठीक है, अब अपन को ज्ञात क्या करना है, वो बोल रहा है समलंब का क्षेत्रफल। तो इसका अपना सूत्र क्या होता है, 1/2। ठीक है, और ये a+b और इंटू एच, यही होता है, यही होता है कि नहीं, यही अपना सूत्र होता है। ठीक है, तो जल्दी से अब इसको अपन को बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये तो अपन को दिया है, वृत्त इसकी कितनी है, 36 है। ठीक है, और ये अपन को दी है 12। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग तो अपन को दिया है, a+b समांतर भुजा। अकेला क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है और ये 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो 12 12 15, तो ये एक त्रिप्लेट बन रहा है, 9 12 15, क्योंकि अपना एक त्रिप्लेट क्या होता है, 3 4 5 का। इसमें 3 का गुणा करना, 3 3 9, 3 चौको 12 और 3 5 15, तो 3 3 9 12 15 क्या बन रहा है, त्रिप्लेट। यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 9। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अपनी 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, 1/2 असमांतर भुजाएं, भुजाएं कितनी है, 12 + 36 और इसका 9, तो इसका 6 और 2 8, 3 और 1 4 अपॉन 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 इंटू 9, ये है गुणा कर दिए, 9 चौको 36, आंसर 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, यानी 216 आंसर आ जाएगा। कितना, 216। 216 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 216 इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें से देखो 1 2 3, इसमें 35 में अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, मतलब देखो अब टोटल तो कितनी संख्याएं हैं, 35। अब अनुकूल स्थिति कितनी हो सकती है, जो जितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो ये कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 6 7, ठीक है, 11 13 17 19 23 29 31, यानी 31 35 तक, यानी 32 33 34 अब नहीं होती। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11, तो 11/35 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 11/35, यानी 11/35 अपनी अनुकूल स्थिति 11 हो गई और 35। ठीक है, प्रायिकता मैं आपको 3 सेट होता है समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं जबकि उसके प्रत्येक कोण का मान 135 डिग्री है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, जब अपन को भुजाएं, मतलब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है वही अपना लग जाएगा। क्या होता है, n-2 और 180 अपॉन n, या फिर यही फॉर्मूला अपन ने ये भी पढ़ा है, 2n-4 इंटू 90, बस 2 कॉमन लेके इसको 180 कर दो। और यहाँ पर n क्या होता है, n क्या होता है, n होता है यहाँ पर भुजाओं की संख्या। तो कोण यहाँ पर दिया है तो 135 डिग्री हो जाएगा कोण, और n अपना जो है वह अपन को ज्ञात ही करना है। तो n अपन को क्या ज्ञात करना है, n, तो n-2 अपन को ज्ञात ही करना है। और ठीक है, 180 यहाँ पर इन्होंने कोण दिया है, मतलब अपना जो है लिखा है, 135 इनका दिया था और n। तो ठीक है, तो ये इसके किस में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 180 ये अपना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप काट लीजिए जल्दी से, इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा, 2 नाम 18, सॉरी 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 3 15, 3 और 5 31, और ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 3 5 7 35, और ये 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और 9 चौको 36, यानी कितना, यानी कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, n-2 अपॉन n, बस इसका गुणा कर दीजिए, 3n इधर गुणा कर दीजिए, 4n-8, और ये कट जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ से। तो n बराबर 8 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला एक याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बस यहाँ से अपने
साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन करना है यहाँ से। अब इनको अपन आसानी से समझेंगे। जल्दी से आप एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे खुद से और आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपको 10-10 सेकंड का समय मैं यहाँ पर आपको अब दूंगा, तो जल्दी से। क्या बोल रहा है? मुलायम धातु हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसी कौन सी मुलायम धातु होते हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इनकी बाहरी सेल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इस कारण इनके जो बंध रहते हैं आपस में मजबूती से नहीं बंधे रहते, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम और पोटेशियम की यदि अपन बात कर लें तो इनको ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं या फिर इनको अति रिएक्टिव तत्व माना जाता है। तो इनको अपन मिट्टी के तेल में रखते हैं। किसमें? मिट्टी के तेल में इनको रखते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। मिट्टी के तेल में सोडियम की यदि बात करें, सोडियम को बोलते हैं Na, और पोटेशियम की यदि बात करें, ठीक है, तो सोडियम की बात करें तो Na और पोटेशियम की बात करें तो अपन क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका कितना होता है? 19। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कौन से ग्रुप में ये आते हैं? तो अपना जो फर्स्ट आवर्त है ये उसमें ही आते हैं। कौन से? फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आप इसका आसानी से बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है? नवीकरणीय नहीं है यानी जो प्रकृति पवन चक्की नवीकरणीय है, सौर सेल नवीकरणीय है, ज्वारी शक्ति नवीकरणीय है, नाभ की ऊर्जा नवीकरणीय नहीं है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है। अब पानी में संग्रहित होता है, देखो फास्फोरस पानी में संग्रहित होता है। क्या? जस्ता। देखो सोडियम और पोटेशियम अभी अपन ने पढ़ा है, इनको किसमें? मिट्टी के तेल में रखते हैं। और फास्फोरस अति क्रियाशील होता है, अति क्रियाशील ये भी होता है। तो इसको अपन किस में रखते हैं? इसको अपन पानी में रखते हैं। किसमें? पानी में रखते हैं। जो माचिस के ऊपर जो लाल लाल रोगन लगा रहता है वह कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। फास्फोरस भी दो प्रकार के होते हैं, एक लाल फास्फोरस होता है और एक सफेद फास्फोरस होता है। तो इनमें ज्यादा क्रियाशील सफेद होता है, लाल थोड़ा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन ये कहलाता है, यानी परागकण ये कहलाता है। परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण परागकण कहलाता है। ये परिभाषा ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। तो वह तारामंडल कौन सा है जिसका नाम हंटर है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो यदि आपको मालूम होगा तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो ओराइन इसका अपना आंसर हो जाएगा। तो ओराइन या हंटर कालपुरुष तारामंडल, भव्य तारामंडल में से एक है। ठीक है, इसको कालपुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर से एक मैथ का क्वेश्चन आ जाता है, उसको अपन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो क्या बोल रहा है कि एक केंद्र O है, एक वृत्त बना लो, उसका केंद्र O है। ठीक है, इसमें एक त्रिभुज है, इसमें एक ये त्रिभुज है। यदि त्रिभुज VACN है, त्रिभुज, अब इसमें आप नाम दे दीजिए त्रिभुज, ये दिया है अपन को, तो इसमें आप नाम दे दो त्रिभुज AVC। यदि VAC क्या है? N है। ठीक है, और O, ये O है, OCV M है, OCV क्या है? अपना M है। ठीक है, तो देखो जब भी त्रिभुज ऐसा रहता है तो ये पूछ क्या रहा है? M है, तो ये पूछ क्या रहा है अपन से? अच्छा, ये पूछ रहा है करेक्ट M+N का मान क्या होगा?
देखो जब भी ये ऐसा त्रिभुज रहता है तो आपको क्या करना है, इसको इधर और इसको यहाँ पे और मिला लेना है। ठीक है, ये ठीक है प्रॉपर्टी लगाने के लिए। अब आपको मालूम होगा कि परिधि पर बना परिधि के बिंदु पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 2n। कितना हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा ये कोण। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। बस अब क्या करना है, जब ये 2n है और देखो ये परिधि पर इसकी दूरी समान है, ये परिधि पर इसकी दूरी समान है, तो जितना कोण ये होगा ये भी उतना हो जाएगा। तो ये कितना कोण हो जाएगा, m हो जाएगा। बस तो क्या करना है, m प्लस 2n प्लस m बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आपका हो जाएगा। तो 2m प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ से आप काट दोगे तो 2 कॉमन ले लो, m प्लस n बराबर 180 डिग्री। तो m प्लस n बराबर 90 डिग्री। कौन सा, m प्लस n बराबर 90 डिग्री, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से इसको पढ़िए। निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों का अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप दीजिए। देखो मतलब कोई गंभीर रोग की पहचान नहीं है। कुछ समय के लिए कार्य क्षमता का प्रभावित होना, जैसे अपन बीमार होते हैं तो अपन काम पर नहीं जा पाते, तो कुछ समय के लिए हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, ये सही है क्या। तो ऐसा तो अपन कह नहीं सकते। गंभीर रोगों की विशेषता नहीं है, ये बोल रहा है कि गंभीर रोग में, तो गंभीर रोग में हो जाता है क्या, नहीं होता। ठीक है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। दीर्घकालिक रोग होते हैं गंभीर रोग, दीर्घकालिक, तो इसमें वजन की हानि होती है जी, बिल्कुल वजन। लेकिन यदि कोई गंभीर रोग होता है तो ऐसा नहीं है वह कुछ समय के लिए कार्य क्षमता प्रभावित हो और वह फिर बाद में ठीक हो जाए। ये अपनी छोटी मोटी बीमारी का रहता है, तो ये वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें ये क्या पूछा है, इसमें इन्होंने आंसर दिया है वे दीर्घकालिक रोग हैं। ठीक है, इन्होंने ये पूछा है निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। भैया ये गंभीर रोगों की अभिलाक्षणिक विशेषता ये तो है ही कि ये दीर्घकालिक रोग होते हैं, या तो फिर इसमें से ये तो नहीं हटना था, तो अपना ये वाला आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लस पॉइंट मिला है इसका, +1 नंबर। ये शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों के घर्षण को कम करता है। ये ढका जाता है किससे, अब आपको ये मालूम होगा, कार्टिलेज। ये क्या होती है, उपास्थि होती है। क्या होती है, कार्टिलेज, ये होती है अपनी उपास्थि। और उपास्थि क्या काम करती है, जैसे अपने जो धमस वगैरह लगती है उसको समन्वय करने का काम भी यही करती है, लचीलापन प्रदान करती है, और अस्थियों पर जो दबाव वगैरह पड़ता है उसमें भी ये उसको भी थोड़ा बहुत कम करती है दबाव को। ठीक है, और ये जो रहती है, जैसे कोई भी 2 हड्डी रहती हैं, ये इनकी जो इधर ऊपर ये रहती है, ये कार्टिलेज ही अपन इसको बोलते हैं। जैसे ये अपना घुटना है, घुटने की हड्डी है, इधर जो रहेगा वह क्या है, कार्टिलेज, और यही समन्वय का कार्य करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर से क्वेश्चन मैथ के, मतलब देखो कितनी क्वेश्चन है मैथ के। मैथ कितना इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं, साइंस के पोर्शन में भी उन्होंने मैथ दिया है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या मान लो 2x है। जब बड़ी संख्या में से तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2x होगी। जब बड़ी संख्या को 50 में से घटाया जाता है, तो 50 में से अपन ने बड़ी संख्या को घटा दिया, तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या को 40 में से घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम से 2 अधिक होता है। जब भी कम अधिक की बात हो तो दोनों के बीच में लगा दो माइनस। ठीक है, दोनों के बीच में से लगा दो माइनस, और 40 माइनस x बराबर 2। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। -2x, ये माइनस का 40 हो जाएगा, ये प्लस x हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। ये इसमें से घट जाएगा तो ये तो क्या बचेगा, -x, ये इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बराबर ये बचेगा 2, और ये उस साइड जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -12, और ये माइनस तो माइनस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, सॉरी घट जाएगा, ये उस साइड जाकर तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। तो अब क्या पूछा है,
छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या है, x है, तो x ही क्या है अपनी 8, 8 इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। गाय का बछड़ा होता है, तो गाय का बछड़ा अपना क्या होता है, पिल्ला होता है क्या, नहीं होता। ये कुत्ते का बच्चा पिल्ला होता है, जो इंसान का बच्चा रहता है वह बच्चा होता है, और बिल्ली का बच्चा होता नहीं है। तो गाय का बछड़ा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। और बिल्ली का बच्चा क्या होता है, किट्टन, बिल्ली का बच्चा किट्टन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह खालिस्तान के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, इसका आंसर जल्दी से आप मुझे बता देंगे, क्या आंसर इसका हो जाएगा। तो रसायन प्रभाव के कारण इसका आंसर हो जाएगा। और रसायन प्रभाव में भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ये अपन ने पहले के सेटों में भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पौधे में लचीलापन, पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है, तो इसमें जल्दी से आंसर बता देंगे किसके कारण होता है लचीलापन। तो पौधों में लचीलापन का कारण क्या होता है, श्लेषोतक ऊतक इसमें लचीलापन का कारण होता है। ठीक है, कौन सा, ये। और जो दृढ़ोतक ऊचक ये रहता है, जो ये वाला जो ऊचक रहता है, ये कोशिका भित्ति, ये क्या, ये मतलब इसका नाम से ही है, ये दृढ़ता, यानी ये क्या करता है, ये दृढ़ता, ये कठोरता प्रदान करता है, क्या, कठोरता ये प्रदान करता है। ठीक है, और लचीलापन का कारण कौन सा होता है, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फसलों की खेती के लिए वनों का सफाई किया जा रहा है, और इस प्रकार अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव इसका नेतृत्व करेंगे। मतलब वनों को काटा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मृदा जुताई हो रही है ना, सॉरी मृदा जुताई हो रही है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। मृदा अपरदन, मृदा प्रदूषण, मृदा उर्वरता, तो मृदा अपरदन यानी सॉइल अपरदन हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, मिट्टी का कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मिट्टी जा रही है, वन नष्ट हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो कि किससे निकलती है, रेफ्रिजरेटरों से प्रमुख रूप से ये निकलती है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये श्लेषोतक हेमीसेलुलोज होता है, यानी श्लेषोतक में हेमीसेलुलोज पाया जाता है, जिसके कारण लचीलापन आता है। और ये जो दृढ़ोतक होता है, जो कठोरता देने का काम करता है पौधे के लिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें लिग्निन नामक फिलामेंट होता है, जिससे ये कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो उसका जो मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम यदि आपने देखा हो, तो उसका जो ऊपर वाला भाग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, छत्र बोलते हैं। मतलब जिसको अपन आम भाषा में क्या छत्रक के रूप में बोलते हैं, छत्रक, छाता टाइप का। ठीक है, तो देखो यदि मशरूम की बात करें तो मशरूम में भैया सबसे 21 से 30% तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, और इसमें विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन B, C, D, K, खनिज लवण की बात कर लें तो क्या क्या इसमें होता है। यदि इसमें खनिज लवण की बात कर लें तो पोटेशियम, ये सभी इसमें खनिज लवण होते हैं। तो याद रख लेना भैया, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मशरूम की खेती होती है, मशरूम की सब्जी भी बनाकर खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, और अपन ने आज की जंग जीत ली है। ठीक है, ऊपर से देखने में तालाब का पानी ऊपर दिखाई देता है, तो ये किसका कारण होता है, तो ये मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको इसको समझा दूं। ये कारण होता है कम गहरा दिखाई देने का, यानी अपन ऊपर से देखते हैं तो ये किसके कारण, ये अपने अपवर्तन के कारण थोड़ा तल अपन को उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सिक्के का बाल्टी में थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और छड़ी अपन डाल देते हैं तो उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, तो ये सभी किसके कारण है, अपवर्तन के कारण है। और सूर्य का रेड दिखाई देना तो वो भी, और ये कम गहरा दिखाई देना, तो अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो वह किसका कारण है,
अपना अपवर्तन का कारण है। ठीक है, तो ये खत्म होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट जो अपना पार्ट हो डले आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।